हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस लेक्चर में हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग क्लास में प्रॉमिस किए थे कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने के लिए हम बोले थे आप लोग के, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्वेल्थ फिजिक्स। जैसा कि हम लोग हेडिंग लिखे हैं ट्वेल्थ फिजिक्स, तो मुख्य रूप से ट्वेल्थ में बेसिक तौर पर 3 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरे चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स और तीसरा चैप्टर का नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो बेसिक सिलेबस के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ फिजिक्स के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखिए कि फिजिक्स रियल में है क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बेसिक सिलेबस, बेसिक सिलेबस ऑफ फिजिक्स, बेसिक सिलेबस ऑफ फिजिक्स इन क्लास 12। तो मुख्य रूप से 12th में बेसिक सिलेबस क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला इसमें चैप्टर पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। दूसरे चैप्टर को बोलते हैं ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। और तीसरे चैप्टर को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक, आधुनिक भौतिकी। तो मुख्य रूप से 12 क्लास में यही 3 यूनिट पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ना है। पहले चैप्टर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के मुताबिक वॉल्यूम 1 में पढ़ना है और एनसीईआरटी के मुताबिक वॉल्यूम 2 में ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जब बांटा जाता है तो इसमें 8 चैप्टर पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है 2 चैप्टर, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 2 प्रकार का होता है। फिर मॉडर्न फिजिक्स से 5 चैप्टर पढ़ना है। तो मुख्य रूप से यही 3 चैप्टर है 12 क्लास में। तो हम लोग यहाँ से जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ फिजिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। तो यहाँ से हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी। तो ढेर स्टूडेंट के प्रश्न रहता है कि सर सिलेबस बताएं तो फिजिक्स के बारे में क्या है बताएं। तो 12th फिजिक्स में कुछ हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, फिजिक्स की डिफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो भौतिकी किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल डिफिनेशन है विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति, इंग्लिश में कहते हैं नेचर। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति से संबंधित, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति से संबंधित घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं, घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स सिंपल परिभाषा आप लोग याद के लिए रहिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति से संबंधित घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स ग्रीक शब्द से निकलकर बना है। तो यहां से हम लोग नोट पॉइंट नंबर 1,
फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति, भौतिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द फ्यूसिस, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स, FUSIS, ये वर्ड याद के लिए रहिएगा। फिजिक्स शब्द के, फिजिक्स शब्द से लिया गया है, से लिया गया है, जिसका अर्थ नेचर होता है। और नेचर को हम लोग हिंदी में प्रकृति कहते हैं, जिसका अर्थ नेचर होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद कर रहिएगा कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फिजिक्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ नेचर यानी प्रकृति होता है। प्रकृति का मतलब हमारे आसपास में दो तरह से वस्तुएं पदार्थ उपलब्ध है, दिखाई देने वाला, नहीं दिखाई देने वाला, यानी विजुअल और इनविजुअल। इसीलिए नेचर को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, विजुअल और इनविजुअल। तो यहां से हम लोग इस नेचर को दो भागों में बांट देंगे। नेचर, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकृति कहते हैं, तो यह दो प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा विजुअल और दूसरा हो जाएगा इनविजिबल। विजिबल का मतलब होगा दिखाई देने वाला, विजिबल का मतलब हो जाएगा दिखाई देने वाला। इनविजिबल का होगा नहीं दिखाई देने वाला, नहीं दिखाई देने वाला। तो हमारे आसपास में जो वस्तुएं हैं यह दो कैटेगरी में है, विजिबल और इनविजिबल। तो फिजिक्स चैप्टर का जब डिस्कवरी किया जा रहा था, तो साइंटिस्ट लोग ने दो तरह से यहाँ पे नेचर और कि दो तरह से डिवाइड कर दिए, विजुअल और इनविजिबल। यानी विजुअल के आधार पर और इनविजिबल के आधार पर स्टडी करके, प्रयोग करके आधार पर अलग अलग नियम, अलग अलग सिद्धांत और अलग अलग फॉर्मूला निकाली गई। इसीलिए नेचर हम लोग फिजिक्स में दो तरह से मानते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल का मतलब हो जाएगा पदार्थ। जैसे में अगर आप लोग से कोई पूछे कि सर विजिबल में क्या होगा, पदार्थ, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं इंग्लिश में। और इनविजिबल का मतलब हो जाएगा जैसे ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तरंग को नहीं देख सकते हैं, ध्वनि को नहीं देख सकते हैं, ETC बहुत सारे हैं। दुख, दर्द, प्रेम, भाव, स्वभाव, यह सब को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग साइंस के आधार पर इसका स्टडी कर लेते हैं। बेसिक तौर पर जो साइंस है दो कैटेगरी में बांटा गया था, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हम लोग नॉन लिविंग साइंस कहते हैं और बायोलॉजिकल साइंस को लिविंग साइंस के नाम से भी जानते हैं। अब फिजिकल साइंस अर्थात नॉन फिजिकल साइंस तीन कैटेगरी में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और बायोलॉजिकल साइंस दो प्रकार का होता है, बोटनी और जियोलॉजी। तो आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो कौन साइंस है, तो फिजिक्स को हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। केमिस्ट्री कौन साइंस है, तो केमिस्ट्री को हम लोग फिजिकल साइंस कहते हैं। मैथ कौन साइंस है, तो फिजिकल साइंस है। आप लोग आराम से पढ़िए, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। हम आप लोग के सही तरीके से, सही रूप से आप लोग को बताने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इतना उतारिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब जानते हैं कि फिजिक्स कितने प्रकार के होता है। तो यहां से लिखेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी की शाखा।
भौतिकी की शाखा। तो फिजिक्स दो प्रकार के होता है दोस्त, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। इसको दो भागों में बांट देंगे। पहला को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं चिर समत भौतिकी, चिर समत भौतिकी। और दूसरे पार्ट को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो आप लोग बेसिक याद के लिए रहिएगा। जो स्टूडेंट 11 क्लास में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 12 क्लास से पढ़ते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट को यह जानकारी नहीं होती है कि फिजिक्स कितने प्रकार के होती है। इसीलिए एक थोड़ा सा जानकारी हम दे दे रहे हैं कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स कॉन्सेप्ट से निकल कर बना है, फिजिक्स कितने प्रकार के होता है। तो आपसे पूछेगा तो फिजिक्स दो प्रकार के होगा, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। अगर इसमें अगर बात किया जाए चैप्टर के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सन 1900 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी के पहले, सन 1900 ईस्वी के पहले की भौतिकी। आपसे पूछेगा कि क्लासिकल फिजिक्स कब की भौतिकी है, तो जवाब देना सन 1900 ईस्वी के पहले की भौतिकी। और मॉडर्न फिजिक्स है सन 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी। मॉडर्न फिजिक्स जो है सन 1900 ईस्वी के बाद की भौतिकी है। रियल में मॉडर्न फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स ही है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कवरी क्लासिकल फिजिक्स में जो जो चैप्टर बनाई गई, उन्हीं चैप्टरों को अध्ययन करके अल्बर्ट आइंस्टीन और अन्य साइंटिस्ट ने मिलकर मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी की है। आज जितना भी उपकरण खोज हो रहा है सब मॉडर्न फिजिक्स के आधार पर हो रहा है, लेकिन उसमें जो भी सिद्धांत है, नियम है, कुछ एप्लीकेशन है, कुछ फॉर्मूला है, कुछ सूत्र है, क्लासिकल फिजिक्स के प्रमेय को वहां पे यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर है। तो इसमें पहला चैप्टर है मैकेनिक्स, इसको हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। दूसरे चैप्टर को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। तीसरे को बोलते हैं साउंड एंड वेव, साउंड एंड वेव, इसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि और तरंग। चौथे को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। आप पांचवें के बोलते हैं ऑप्टिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशिकी। तो क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर साइंटिस्ट लोग ने अध्ययन करके 5 चैप्टर की डिस्कवरी किए हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला से लेकर तीसरा तक जो चैप्टर है, यह पढ़ना था दोस्त 11 क्लास में। और चौथा और पांचवा जो हम लिखे हैं, इसको पढ़ना है 12th क्लास में। तो यहाँ से कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स ये कौन फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो आप लोग सही जानकारी सटीक दीजिएगा कि क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो कब की भौतिकी है, तो दोस्तों बताइएगा, यह 1900 ईस्वी के पहले की भौतिकी है। तो यह जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि डायरेक्ट आए चैप्टर स्टार्ट कीजिए, ऐसा नहीं है। चैप्टर की ओर तो हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी होती है, उन सभी जानकारी को आप लोग अध्ययन करके रखिए, ताकि भविष्य में आपको काम आए। आप जानते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स का है क्या इसमें। तो मॉडर्न फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ते हैं
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा चैप्टर बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इसको बोलते हैं परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी। तीसरे को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। चौथा को बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। आप पांचवा पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम, कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम, इसको बोलते हैं संचार व्यवस्था, संचार व्यवस्था। दोस्त ये जितना चैप्टर लिखे हैं मॉडर्न फिजिक्स में, यह सब पढ़ना है 12 क्लास में। इस बात को आप लोग याद कर ले रहिएगा, ये टोटल पढ़ना है 12 क्लास में। यहाँ ओनली फॉर क्लासिकल फिजिक्स में जो 3 चैप्टर है, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, साउंड एंड वेव है, यह पढ़ना था 11 क्लास में, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम, यह सब 12 क्लास से पढ़ना है। 12 क्लास में जो फिजिक्स है एनसीईआरटी के मुताबिक 2 किताबें हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी चार्ज से संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है, और दूसरे भाग में लाइट है। तो लाइट में हम लोग जो स्टडी करते हैं तो लाइट में बहुत सारे घटनाएं बताई गई प्रकाश के आधार पर, लेकिन लाइट का बेस है 10वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो बेस 10वां क्लास से उठाई जाती है, लेकिन 12 क्लास में डीप में पढ़ाई जाती है, जो एनसीईआरटी के वॉल्यूम 2 भाग में हम लोग पढ़ते हैं। तो दोस्तों यह था तुम्हारा क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी के पहले और 1900 ईस्वी के बाद। तो 1900 ईस्वी के आसपास में क्लासिकल फिजिक्स में यह चैप्टर लिखी गई और 1900 ईस्वी के बाद में यह चैप्टर लिखी गई। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे ज्यादा जो प्रमेय नियम है, यह न्यूटन से संबंधित ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी रहती है, इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स का जो पिता है सर आइजैक न्यूटन है, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। न्यूटन जी का जन्म हुआ था 1642 में और न्यूटन की मृत्यु हुई थी 1727 ईस्वी में। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी के रहने वाले साइंटिस्ट हैं, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मॉडर्न फिजिक्स पर ज्यादा काम किए, ज्यादा सर्च किए, ज्यादा फॉर्मूला को शुद्धिकरण किए, सही बनाए, सटीक तरह से जानकारी प्राप्त किए, इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता अल्बर्ट आइंस्टीन को। अर्थात फिजिक्स का पिता 2 साइंटिस्ट को कहा जाता है, नंबर 1 सर आइजैक न्यूटन, नंबर 2 अल्बर्ट आइंस्टीन। तो क्लासिकल फिजिक्स में न्यूटन का नाम लेना है और मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन का नाम लेना है। तो एक छोटा सा जानकारी था दोस्तों, तो आप लोग इतना उतारिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये 2 नोट पॉइंट हम लोग यहां से जान लेते हैं। पहला लिखते हैं फादर्स, फादर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, फादर्स ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो आप लोग याद कर ले रहिए सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। दूसरा में आप लोग याद करिएगा फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता अल्बर्ट आइंस्टीन को, अल्बर्ट
आइंस्टीन। तो दो पॉइंट आप लोग याद के लिए रहिएगा कि क्लासिकल फिजिक्स का पिता कहते हैं सर आइजैक न्यूटन को, और मॉडर्न फिजिक्स का पिता कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो एक छोटा सा जानकारी था दोस्तों फिजिक्स के बारे में, यह आप लोग याद के लिए रहिएगा। दूसरा नोट में शॉर्ट में डिफिनेशन याद के लिए रहिएगा, न्यूटन का बड़ा फेमस डिफिनेशन है, हम लिख दे रहे हैं द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। नेचर का मतलब हो जाएगा प्रकृति, और स्टडी का मतलब हो जाएगा अध्ययन, यानी प्रकृति का अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। या तो विजिबल में आप अध्ययन कीजिए या इनविजिबल में अध्ययन कीजिए। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो न्यूटन के सिद्धांत पर, न्यूटन के दी गई हर फॉर्मूला को स्टडी करके आगे बहुत सारी चीज की डिस्कवरी हुई। इसीलिए फिजिक्स का अधिकांश जर्नी न्यूटन के सिरे जाता है। तो न्यूटन अपने आप में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। आप लोग यह सब याद के लिए रहिएगा, जानकारी प्राप्त के लिए रहिएगा। ऐसे ये 11 क्लास में सब फिजिक्स ऑफलाइन में पढ़ाए थे, टोटल बताए थे, इससे और ज्यादा विस्तार बताए थे कि साइंस किससे कहते हैं, साइंस का विस्तार किससे होता है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया, फिर वहां से हम लोग फिजिक्स को कितने तरह से बांटते हैं। वहां पे 11 क्लास में ऑफलाइन हम लोग पूरा विस्तार से पढ़े थे। तो जब आएगा समय तो साइंस का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग इतना याद कर रहिएगा, 12 क्लास में कुछ न्यू स्टूडेंट रहते हैं, इसके वजह से कुछ बताने पड़ता है, इसीलिए हम कुछ अपने आधार पर बता दिए। आप लोग इतना डीप अध्ययन कीजिए, आराम से चैनल से बने रहिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इतना उतारिए। तो दोस्तों हम लोग जो बेसिक सिलेबस जाने थे स्टार्टिंग में कि बेसिक सिलेबस 12 क्लास में 3 यूनिट है। पहला यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिक्स, प्रकाश की। तीसरे को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो एनसीईआरटी के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वॉल्यूम 1 में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले वॉल्यूम एनसीईआरटी के मुताबिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज के बारे में पढ़ना है, क्या अध्ययन करना है। तो आइए हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व। तो पहले प्रश्न यह है कि सर विद्युत चुंबकत्व है क्या। तो विद्युत चुंबकत्व दो भागों से बना है, इसको इंग्लिश वर्ड में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, दो भागों से मिलकर बना है। तो इसमें हम लोग आवेश से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। आवेश का जो जर्नी है हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे। आवेश की जर्नी हम लोग थेल्स नामक वैज्ञानिक से स्टार्ट करते हैं। 600 ईसा पूर्व में ग्रीस देश के एक महान साइंटिस्ट हैं थेल्स, उन्होंने एक एम्बर पदार्थ की खोज किए थे, और एम्बर पदार्थ को उनके कपड़ा से जब घर्षण किए तो उनके कपड़ा से कोई हल्का पार्टिकल निकलकर एम्बर पदार्थ की ओर आकर्षित हो रही थी, और उसी हल्का पार्टिकल को 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नामक व्यक्ति ने आवेश नाम दिए थे। तो प्रश्न पूछता है कि आवेश नाम किसने दिया था, तो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का अधिकांश नाम आता है। वह जो आवेश है, तो आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, जिसको बड़ी क्यू या छोटी क्यू से दर्शाते हैं। फिर उसी आवेश को दो भागों में बांट दिए थे अमेरिका के साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति ने 1750 ईस्वी में इलेक्ट्रिक चार्ज को दो भागों में बांट दिए। तो आइए जानते हैं विद्युत चुंबकत्व है क्या, इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं।
इसका डिफिनेशन लिखेंगे, भौतिकी की वह शाखा भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और गतिशील आवेश से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो एक छोटा सा डिफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की यदि कोई पूछे तो यही जवाब देना है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और गतिशील आवेश से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। गतिशील आवेश के मतलब आप लोग 11 क्लास में रेस्ट एंड मोशन पढ़े होंगे, तो वहां से कुछ कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग आवेश के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यह डिफिनेशन था। मेन कॉमन चीज है आपका यह स्थिर आवेश, इसको आप लोग याद के लिए रहिएगा शॉर्ट में, स्थिर आवेश और गतिशील आवेश। तो स्थिर आवेश और गतिशील आवेश से संबंधित हम लोग जो अध्ययन करते हैं परिक तर्क के आधार पर सुव्यवस्थित रूप से, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और स्थिर आवेश और गतिशील आवेश को मानकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो भागों में बांट दिया गया। तो आइए इसको अभी हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। तो यहां से लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको दो भागों में बांट देंगे। पहला भाग को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और दूसरे पार्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं गतिकी वैद्युतिकी। तो आप लोग याद करिएगा, जब आवेश को रेस्ट पर रखते हैं तो रेस्ट पर रखते हुए जो चैप्टर लिखी गई उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। और जब आवेश को गति करते हैं तो आवेश यहाँ पे गति दो तरह से करेगा दोस्त, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक वेरिएबल वेलोसिटी से। दोनों मिलाकर हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आवेश को हमको मूव कराते हैं। यहाँ पे फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेम बोले थे 1665 ईस्वी के आसपास में जब मोशन का डिस्कवरी किए थे। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा उसके पीछे कोई भौतिक कारक है जो बाहरी रूप से कार्य करेगा या आंतरिक रूप से कार्य करेगा, जिसको लोग फोर्स कहते हैं। एक काल्पनिक रूप से एक फोर्स लगता है। अब बल के कारण ही दुनिया में जितनी वस्तुएं में परिवर्तन हो रही है सब फोर्स का ही है। फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल गति नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर वैद्युतिकी है, इसमें चार्ज को रेस्ट पर रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज एट रेस्ट, और यहां पे हम लिखेंगे चार्ज इन मोशन। यहां पे चार्ज को गति कराएंगे और यहां पे चार्ज को विराम में रखेंगे। रेस्ट के मतलब हो जाएगा विराम और मोशन का मतलब हो जाएगा गति, यानी चार्ज मोशन में रहेगा और यहाँ पे चार्ज रेस्ट पर रहेगा। जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो इसमें कुछ चैप्टर लिखी गई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में।
इसमें पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसी को पुनः लिख दिया जाता है। दूसरा पढ़ते हैं गॉस लॉ, गॉस लॉ। तीसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चौथा पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो आप लोग याद के लिए रहिएगा। पहला चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे पढ़ लेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज से संबंधित इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कूलाम के नियम पढ़ेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे। सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोग अध्ययन करेंगे। इस कंडीशन में चार्ज को रेस्ट पर रखा जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस नामक वैज्ञानिक आए थे, 1835 इसमें अपना नियम दिए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको विद्युत विभव कहते हैं, हम लोग इससे पढ़ेंगे, है ना। अब विभवांतर भी इसमें पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत धारिता, एंड और कैपेसिटर यानी संधारित्र, विद्युत धारिता और विद्युत संधारित्र में। और इसको हम लोग रेस्ट पर रखते हैं, और रेस्ट पर रखते हुए साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे नियम दिए हैं, सिद्धांत दिए हैं। उन सभी चीजों को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर है, जब चार्ज मूव करेगा, इसमें पहला चैप्टर पढ़ते हैं करंट, जिसको हम लोग धारा के नाम से जानते हैं, पूरा नाम है इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है EMI। ई के मतलब इलेक्ट्रो, एम के मतलब मैग्नेटिक, आई के मतलब इंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। 1831 से माइकल फैराडे नामक व्यक्ति ने एक चैप्टर का डिस्कवरी किए, जिसको नाम था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। इसी को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं AC। तो दोस्तों, जब चार्ज को मूव कराते हैं तो यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ते हैं। जब चार्ज को रेस्ट पर रखेंगे तो 4 चैप्टर पढ़ते हैं। तो 4 कितना हो जाएगा, 8 चैप्टर टोटल। हमें वॉल्यूम 1 में NCERT के मुताबिक 8 चैप्टर पढ़ना है। इसमें भी जब चैप्टर को बांटेंगे तो अलग अलग टॉपिक निकलेगा, अलग अलग यूनिट निकलेगा। तो याद के लिए रहिएगा, जब चार्ज रेस्ट पर रहती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, गॉस लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, एंड कैपेसिटर पढ़ते हैं। जब चार्ज मूव करेगा तो करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, और अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे। इन चारों चैप्टर में चार्ज को मूव कराते हैं, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे, या तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कराएंगे। और यहाँ पे पार्टिकल को मूव नहीं कराई जाती है। कुछ अदर केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, कुछ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में हल्का सा 2 पॉइंट में चार्ज मूव कराते हैं, लेकिन उसको अपवाद में लेकर चलते हैं। लेकिन इसमें अधिकांश हम लोग टॉपिक में चार्ज को रेस्ट पर मानेंगे। जब चार्ज को रेस्ट पर माना गया तो क्या क्या घटनाएं घटी, और चार्ज को मोशन में माना गया, क्या क्या घटना घटी, उन सभी घटनाओं को प्रयुक्त तरीके के आधार पर साइंटिस्ट लोग ने स्टडी किया, और उन्हीं सभी पूर्व साइंटिस्टों के द्वारा इस चैप्टर का बंटवारा हुआ। और हम लोग उन्हीं के अनुसार इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और आगे वाला भी इसी तरह से पढ़ेगा। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से उतारिए, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे।
तो हम लोग यहां से पहले पहला ब्रांच पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दूसरे ब्रांच से पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ये चारों पॉइंट हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे कि करंट क्या है, मैग्नेट क्या है ना, इंडक्शन क्या है और अल्टरनेटिव करंट क्या है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, तो आप लोग हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। अब प्रश्न यह उठता है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे कहते हैं। तो ऑफलाइन में ढेर स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ऑनलाइन आप पढ़ा नहीं रहे हैं, तो कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया था दोस्त, इसी वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। प्रयास रहेगा कंटिन्यू वीडियो डालने के लिए। हम इतना तो प्रॉमिस कर सकते हैं कि जितना हम जानते हैं दोस्त उतना बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग कंटिन्यू इस चैनल से बने हुए रहिए। एक छोटा सा चैनल हम आप लोग के बीच में बनाए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। कुछ पढ़ाते समय बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है, आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। यहाँ से दो भागों में बांट दिया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो के मतलब होता है चार्ज कहते हैं, जिसको हम लोग आवेश के नाम से जानते हैं। और स्टैटिक्स के मतलब होता है स्थिर यानी विराम, जब चार्ज विराम की स्थिति में रहती है उस कंडीशन में हम लोग आवेश के गुण, आवेश के प्रॉपर्टी और उससे संबंधित घटनाओं का जो अध्ययन करते हैं उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, आप लोग साथ में लिखते चलिए। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें, भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश, स्थिर आवेश से संबंधित है, स्थिर आवेश से संबंधित इसके गुण, स्थिर आवेश से संबंधित इसके गुण और प्रकृति, जिसको हम लोग नेचर कहते हैं। भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित इसके गुण और प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन लिखे हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश से संबंधित इसके गुण और प्रकृति के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बस ज्यादा परिभाषा फिजिक्स में रटने वाली चीज नहीं है, इसमें हल्का सा पॉइंट याद कर रहिएगा, समझने का प्रयास ज्यादा कीजिए। यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, तो कॉमन चीज है आपका स्थिर आवेश, यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं स्थिर आवेश। और जब पार्टिकल स्थिर रहेगी उस कंडीशन में उसका गुण क्या होगा, उसकी नेचर कैसा कैसा कार्य करेगा, किस तरह से बिहेवियर करेगा, उन सभी चीजों को प्रयुक्त तर्क के आधार पर सुव्यवस्थित रूप से साइंटिस्टों ने स्टडी किए। इसीलिए आवेश को रेस्ट पर मानते हैं, और रेस्ट पर मानकर जो चैप्टर लिखी गई दोस्तों उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इसको दो भागों में हम लोग बांट देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो यहां से हम लोग एक नोट पॉइंट है, आप लोग याद कर ले रहिएगा शॉर्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो भागों से मिलकर बना है। पहला को बोलते हैं इलेक्ट्रो
अब प्लस स्टैटिक्स, तो आप लोग याद कर ले रहिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से। इलेक्ट्रो के मतलब होता है दोस्त चार्ज, इसको हिंदी में हम लोग आवेश कहते हैं, और स्टैटिक्स के मतलब होता है रेस्ट, इसको हम लोग हिंदी में स्थिर के नाम से जानते हैं, या हम इसको विराम भी कह सकते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर रहती है, जब चार्ज रेस्ट पर रहती है तो उस समय हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो ये दो वर्ड है, आप लोग याद कर ले रहिएगा। आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए, दूसरा पॉइंट नंबर देखते हैं। ये आवेश के बारे में जानकारी हम लोग जब इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे वहां पे देंगे। एक छोटा सा जानकारी देते हैं, लिखते हैं यदि आवेश स्थिर रहता है, स्थिर ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा विराम, यदि आवेश स्थिर यानी विराम रहता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आप लोग ये पॉइंट याद करिएगा कि यदि आवेश स्थिर यानी विराम रहता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यह बात सर्वप्रथम माइकल फैराडे नामक व्यक्ति ने 1830 ईस्वी में बताए थे कि चार्ज रेस्ट पर रहेगा। जैसे मान लेते हैं चार्ज को या तो प्लस की से आप दर्शाइए या फिर माइनस की से दर्शाइए। आगे हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है, बड़ा क्यू लिखिए या छोटा क्यू लिखिए। तो मानते हैं कि किसी सतह पर चार्ज रेस्ट के कंडीशन में है, मान लेते हैं 101 सतह है, यह चार्ज किस कंडीशन में है, रेस्ट में है। रेस्ट के मतलब यह विराम के कंडीशन में है, और जब यह पार्टिकल विराम के कंडीशन में रहेगा तो एक नया फील्ड काल्पनिक उत्पन्न करता अपने चारों तरफ, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हिंदी में कहेंगे विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग कैपिटल ई वेक्टर से दर्शाते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कई बार रिपीट कर चुका है बोर्ड, बिहार बोर्ड, कि जब चार्ज रेस्ट के कंडीशन में रहती है तो क्या उत्पन्न करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तब, अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे सन 1830 ईस्वी। और जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो दोस्तों इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी शून्य होगा, और इसका एक्सीलरेशन भी कितना होगा, शून्य होगा। इसका मोमेंटम भी कितना होगा, इसका मोमेंटम भी शून्य हो जाएगा, फोर्स भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। जब पार्टिकल फोर्स लगेगा पार्टिकल पर तो पार्टिकल मूव करेगा, जब पार्टिकल मूव करेगा तो कुछ और घटना घटेगी, तो वहां से अलग रिजल्ट आया। तो यहाँ पे जब चार्ज रेस्ट के कंडीशन में रहेगा, किसी भी स्थान पर हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, यदि चार्ज रेस्ट के कंडीशन में है, रेस्ट के कंडीशन में है तो ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा चारों तरफ रेस्ट में रहते हुए, तो उस कंडीशन में चार्ज की वेलोसिटी शून्य होगा, चार्ज की एक्सीलरेशन त्वरण शून्य होगा, और चार्ज का संवेग भी कितना होगा, शून्य होगा। यह पॉइंट आप लोग याद करके रख ले रहिएगा। यहां से एक प्रश्न और पूछता है कि सब सर आप चार्ज के बारे में विशेष नहीं आप बताएं, आप डायरेक्ट पॉइंट लेके चलें। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग रुकिए, जब डीप में हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं
तो थोड़ा सा सब्र का इंतजार कीजिए, हम लोग पूरी जर्नी जानेंगे कि आवेश आया कहां से, आवेश का नामकरण किसने किया, कौन साइंटिस्ट कब आए, क्या कथन दिए, उसके बाद कौन आए, कब दिए। ऐसा थोड़ी है कि लोग आए साइंटिस्ट लोग और डायरेक्ट आवेश के डिफिनेशन लिख दिए, जी नहीं। इसका कहानी जर्नी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना, उसको जान लेते हैं। तो आप लोग इतना बढ़िया से उतारिए। तो पॉइंट नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। यहां आप लिखेंगे यदि आवेश नियत वेग से गति करती है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग से गति करती है, तो वह विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। पहले में कंडीशन में चार्ज रेस्ट के कंडीशन पर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अब उस पर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे बल को साइलेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे मान लिया जाता है कि पार्टिकल गति में है, तो गति में होगा एक मतलब कोई फोर्स लगता होगा, तो हम लोग चैप्टर में जाने कौन फोर्स लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जानते हैं, यदि आवेश नियत वेग से गति करती है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ध्यान रहे, नियत वेग हम बोल रहे हैं, इसी को बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे मूव कराएंगे, मान लेते हैं कोई चार्ज है क्यू, यह मूव कर रहा है, और यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है दोस्त, यह नियत वेग है। आप लोग हमेशा याद कर ले रहिएगा, नियत वेग। और नियत वेग से जब पार्टिकल मूव करेगा तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जिसको हम लोग ई वेक्टर से दर्शाते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से दर्शाते हैं। तो इस कंडीशन में चार्ज की वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, इसका वेलोसिटी शून्य नहीं होगा, इसका एक्सीलरेशन भी शून्य नहीं होगा, नॉट इक्वल टू मतलब शून्य नहीं है, और इसका मोमेंटम भी शून्य नहीं होगा। और सारे घटना होगा, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आप लोग याद कर ले रहिएगा कि यदि आवेश नियत वेग से गति करता है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों तरफ उत्पन्न करता है। आगे बताएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखिए कि मान लेते हैं कि चार्ज कहीं भी है, वह मूव है यानी गति कर रही है, मोशन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड यानी बी वेक्टर अपने चारों तरफ बनाते हुए आगे बढ़ता है। जब पार्टिकल नियत वेग से मूव करेगा उस समय एक चैप्टर लिखी गई, उसी चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाते हैं, और कांस्टेंट वेलोसिटी उससे मूव कराते हुए एक करंट चैप्टर की डिस्कवरी की गई। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्त, इसको याद करके रखिए। ऐसा नहीं है कि आए डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिए, हम लोग पहुंचेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो है, आप लोग दोस्तों लाइक कीजिए, आप लोग इतना उतारिए, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। यदि आवेश, यदि आवेश उच्च वेग, उच्च वेग को हम लोग त्वरित भी कहते हैं। यदि आवेश उच्च वेग, उच्च वेग से गति करती है, उच्च वेग से गति करती है, तो वह विद्युत क्षेत्र
इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कोमा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। और ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा उत्सर्जन, आप लोग याद कर रहिएगा, ऊर्जा उत्सर्जन करता है। तो जब पार्टिकल, यदि आवेश उच्च वेग से, उच्च वेग के मतलब होगा त्वरित, हाई वेलोसिटी से, उच्च वेग से गति करती है, तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा उत्सर्जन करता है। एक छोटा सा पॉइंट था, आप लोग इतना याद करिए। इसके बारे में फिगर के माध्यम से समझाया जाए तो मान लेते हैं कोई चार्ज है, तो यहाँ पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है तो उच्च वेग है, उच्च वेग, ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिएगा त्वरित। तो शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा उत्सर्जन, ऊर्जा उत्सर्जन करता है। यहाँ पे कहीं कहीं आधा का भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। याद कर लीजिएगा, यदि आवेश उच्च वेग से गति करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऊर्जा उत्सर्जन करता है, तो इस तरह से मान लेना है। तो ऑब्जेक्टिव में तीनों पॉइंट पूछता है। पॉइंट नंबर 1, यदि आवेश रेस्ट के कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यदि आवेश नियत वेग से मूव करेगी, उस कंडीशन में क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। और यदि आवेश उच्च वेग से गति करेगा, हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, त्वरित करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ऊर्जा का भी उत्सर्जन करता है। ऐसी ऊर्जा के उत्सर्जन को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से हम लोग पढ़ेंगे। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नामक व्यक्ति ने 1873 ईस्वी में एक धारा का निर्माण किए हैं, जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा। वहां से एक चैप्टर लिखी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वहीं से पता चल पाया कि लाइट में बहुत सारी एनर्जी पाई जाती है, विजिबल में भी एनर्जी है, इनविजिबल में भी एनर्जी है। और उन्हीं के आधार पर बहुत सारी चीज की डिस्कवरी हुआ है। एक सर लाइट के नाम क्यों के लिए, तो लाइट का कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ पॉइंट मिलता है और पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पॉइंट लाइट में मिलता है। तो आप लोग इतना पॉइंट याद कर लीजिए, है ना। यहां से हम लोग अब स्टार्ट होता है आप लोग को चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज किसने किए थे, इन सभी चीजों को हम लोग बारीकी तरह से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बस दोस्त इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आप लोग इतना रिवीजन कीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, एक छोटा सा चैनल बनाए दोस्तों। आप लोग के कुछ गलती भी लिखने में या बोलने में त्रुटि हो जाती है ना, उस सब को ध्यान में रखते हुए आप लोग कुछ पॉइंट को सुधार लीजिएगा। अगर मिस्टेक होगा होल कहीं भी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है दोस्त, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप लोग उतार लीजिए।